वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 18 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग सॉल्व किया था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं साक्षात्कार से। ओके, प्रश्न 1 है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लै की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर है, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लै की वह छवि उभरती है जिसमें वह ऊपर से देखने में कुरूप, गुस्सैल तथा अव्यावहारिक लगते हैं, परंतु अंदर से वह उतने ही सरस, नरम दिल, लोगों का आदर करने वाले, परिश्रमी और सबकी जैसी ही भावनाएं रखने वाले नॉर्मल इंसान हैं। ठीक है। प्रश्न 2, धनराज पिल्लै ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्लै हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। धनराज का बचपन मुश्किलों से भरा था। वे और उनका परिवार अत्यंत गरीब था। दोनों भाइयों को हॉकी खेलता देखकर उन्हें भी शौक हुआ। गरीबी के कारण अपनी स्टिक ना खरीद सकते थे, इसलिए अन्य साथियों के खेल लेने पर धैर्यपूर्वक उनकी स्टिक लेने का इंतज़ार करते थे। उनको पहली बार अपनी पुरानी हॉकी स्टिक उनके भाई ने दी, पर उन्हें खुशी थी कि यह स्टिक अब उनकी थी। धनराज ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 1985 में मणिपुर में खेली। 1986 में राष्ट्रीय टीम में डाल दिया गया। मुंबई लीग में धूम मचाने के बाद भी ओलंपिक कैंप में नाम ना देखकर निराशा हुई, पर एक साल बाद 1989 के एशिया कप में चुने जाने के बाद आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लै की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर, धनराज पिल्लै की इस बात का अर्थ है कि प्रसिद्ध और सफलता मिलने के बाद भी अपनी विनम्रता मत छोड़ना। लोग सफलता मिलने पर घमंडी बन जाते हैं, पर तुम घमंड ना करना। साक्षात्कार से आगे। प्रश्न 1, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर, भारतीय हॉकी को लगातार कई स्वर्ण पदक दिलवाने वाले ध्यानचंद को कौन भूल सकता है। उन्होंने भारतीय हॉकी को धरातल से उठाकर सफलता के क्षितिज तक पहुंचाया। उनकी हॉकी खेलने की शैली तथा उनके द्वारा किए गए गोलों की संख्या उन्हें विलक्षण बनाती थी। प्रत्येक मैच में उनके गोलों की संख्या से यही लगता था कि उन्होंने गोल नहीं, क्रिकेट मैच में रन बनाए हैं। उनकी हॉकी स्टिक को विपक्षी संदेह की दृष्टि से देखते थे, इसलिए उनकी स्टिक की जांच करवाई गई या फिर स्टिक बदल मैच खेलने को कहा। इस अद्भुत खिलाड़ी की क्रीड़ा कौशल देखकर अनेक बार विदेशों से प्रलोभन भरे प्रस्ताव आए, किंतु उन प्रलोभनों का ध्यानचंद पर कोई असर न हुआ। वे अंत तक अपने देश भारत के लिए ही खेलते रहे। हॉकी की विलक्षण क्षमता तथा कुशलता के कारण ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। प्रश्न 2, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? उत्तर, हॉकी भारत का प्राचीन खेल है। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद तथा क्रिकेट के बढ़ती प्रचार प्रसार के कारण यह खेल अपने देश में उपेक्षित होकर रह गया। क्रिकेट में बढ़ते पैसे तथा प्रतिष्ठा ने हॉकी को अपूर्ण क्षति पहुंचाई। हॉकी का खेल व्यायाम का सर्वोत्तम साधन है। इस खेल में खेलने के लिए स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। यह खेल आपस में पारस्परिक मेलजोल तथा भाईचारे की भावना बढ़ाता है। भारत के जमींदारों तथा राजाओं में यह खेल अत्यंत लोकप्रिय था। प्राचीन समय से खेले जाने तथा अधिकतर लोगों के बीच लोकप्रिय होने के कारण ही इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। प्रश्न 3, आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। तो इसमें आप लोग खुद से समाचार पत्र पढ़िए और खुद से जो भी क्वेश्चन में कहा गया है जानकारी इकट्ठा करिए उनके बारे में और कुछ क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए आगे। अनुमान और कल्पना।
प्रश्न 1, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। नहीं, अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो शोहरत तो चाहते हैं पर बिना पैसों के। आज पैसा मानव जीवन के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि समाज धनहीन व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। वैसे भी कदम कदम पर पैसा जरूरी है। तुलसीदास की इन पंक्तियों से इसका महत्व समझा जा सकता है। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब काम। ठीक है। निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि लोग शोहरत चाहते तो हैं पर साथ साथ पैसा भी। प्रश्न 2, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेना बहुत ही आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा अहम इसकी अनुमति नहीं देता है। व्यक्ति अहम को दबा ले या उस पर विजय पा ले तो ऐसा करना आसान बन जाता है। क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? उत्तर, मैं और मेरे आसपास कई बार लोग माफ़ी मांग लेते हैं और कभी नहीं। यह तो तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे लोगों की प्रवृत्ति होती है कि यदि सामने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है तो लोग अपना नुकसान समझकर तथा अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, और सामने वाला कमज़ोर हुआ तो अपनी गलती होने पर भी उस पर दोषारोपण करते हैं। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर, माफ़ी मांगना या माफ़ कर देना दोनों ही आसान या मुश्किल होना उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक बार स्कूल जाते हुए मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार सज्जन बिना इंडिकेटर की दाहिनी ओर मुड़ गए, जिससे पीछे चल रहे रिक्शा के अगले पहिए से उनकी पिछली लाइट टूट गई। गलती भी उन्हीं की थी और रिक्शे वाले के बार बार माफ़ी मांगने पर भी 2-4 हाथ मारकर 50 रुपये मांगने लगे। यह देखकर तो यही लगता है कि माफ़ करना ही मुश्किल होता है। भाषा की बात। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहले हम इन शब्दों को देख लेते हैं। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। तो इनका उत्तर देख लेते हैं हम। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। प्रेरणा, माँ से प्रेरणा पाकर ही मैं आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ। प्रेरक, प्रधानाचार्य जी की बातें कितनी प्रेरक हैं। प्रेरित, अध्यापक की बातों से प्रेरित होकर वह पढ़ाई में जुट गया। संभव, संभवित, संभवतः। उत्तर, संभव है कि मैं आज शाम को घर ना आ सकूं। संभावित, इन संभावित प्रश्नों को दोहरा लो, परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। संभवतः, अच्छी बारिश होने से इस साल संभवतः अच्छी फसल हो जाए। उत्साह, उत्साहित, उत्साहवर्धक। उत्साह, कंप्यूटर सीखने के लिए उसका उत्साह देखते ही बनता है। उत्साहित, सचिन तेंदुलकर से मिलने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक, मरीज के लिए दवाएं तथा उत्साहवर्धक बातचीत की भी ज़रूरत है। प्रश्न 2, तुनुक मिजाज शब्द तुनुक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनुक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा। बदरिया, मयूर, मयूरा, मोर। दर्पण, दर्पण, दर्पण। शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। उत्तर, अंबर, आकाश, आसमान। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण। बाग, बगिया, वाटिका। दिन, दिवस, दीवा।